बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और लास्ट लेक्चर तक इसका चैप्टर नंबर 3 जौन सा ये स्टार्ट किया हुआ था। और आज की वीडियो में इसकी जौन सी एक्सरसाइज नंबर 3.3 है इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जौन सा वो करते हैं, जिसका क्वेश्चन है कि फॉर ए, ये एक सेट दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से ये एक्सरसाइज कर सकेंगे। यहाँ पे मैं पहले ही बता दूं कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले रिलेशन सीखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में रिलेशन है, डोमेन है और रेंज है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड मैं उनके कॉन्सेप्ट बताता जाऊँगा। अब आपकी बुक पर पेज नंबर 55 पे ये लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन। नाम से शो हो रहा है रिलेशन जोन से है, इस ये होता है ताल्लुक। और बाइनरी, बाइनरी होता है बाई, यानी कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशन। ये थोड़ा समझिएगा। इन एवरीडे यूज, कौन सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन मीन एन abstract टाइप ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स आर ऑब्जेक्ट्स। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि टीचर और प्यूपिल, मदर और सन, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर। दो चीज़ों के दरमियान आपस में जो ताल्लुक होता है उसको कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। अब मैथ में क्या है, सम ऑपरेशन डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। मैथ में है कि कोई ऑपरेशन, वो ऑपरेशन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, लेस का भी हो सकता है, ग्रेटर का भी। यानी में कोई भी ऑपरेशन जो है दो नंबर्स के दरमियान होगा उसको कहा जाएगा रिलेशन। जैसे कि ये देखिएगा, ये सिंबल जो से है ये यूज़ होता है ग्रेटर का। और इसमें देखिए 5 4 से बड़ा है तो ये सिंबल यूज़ हुआ है। अब ये देखिएगा 25, 25 जो है वो 5 का स्केयर है, तो इसमें स्केयर का रिलेशन यूज़ हुआ है। मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान चीज़ें हैं। अब 55 से नेक्स्ट जो पेज है उस पर आप देखेंगे, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, के ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जिनको इस फॉर्म में लिखा जाए ना, ब्रैकेट में एक्स वाई की फॉर्म में, और इसमें ये जो एक्स है वो फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट होता है, जो वाई है वो सेकेंड वाले सेट का एलिमेंट होता है। और इसको डिनोट किया जाता है ए मल्टीप्लाई बी इसके साथ। ये लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बाद में ये रीड करवाऊँगा तो आपको आसानी होगी। मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास ए एक सेट है 1 और 2, और मैं फिर करता हूँ कि बी जोन सा वो मेरे पास एक सेट है ए और बी। वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपने मुश्किल नहीं बनाना। ए मल्टीप्लाई बी, जब इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये देखिएगा, पहले 1 और 2 मैंने लिख दिया है, फिर मल्टीप्लाई और बी जोन सा है वो मैंने सेट लिख दिया है ए और बी। इस मल्टीप्लाई को सेट्स में कहा जाता है कार्टीजियन प्रोडक्ट। अब इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है सेट में, पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को सेकंड वाले सेट्स के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। यानी कि 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है ए के साथ। अब ये देखिएगा, यहाँ मैं ऐसे नहीं लिखूँगा 1 मल्टीप्लाई ए, अगर मैं ऐसे लिखूँगा मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई में लिखते हैं 1 कोमा ए, फिर कोमा 1 और दूसरा एलिमेंट बी 1 कोमा बी। ये मल्टीप्लाई इस तरह की जाता है सेट में। 1 को मैं दोनों से काट दिया, अब सेकंड को करूँगा मैं 2 कोमा ए, फिर 2 कोमा बी। ये मैंने फाइंड किया है इसका मल्टीप्लाई, जिसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इससे नेक्स्ट, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। फिर ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई किया है, ये है ए क्रॉस बी। इसका मैं कोई भी सबसेट लूँगा, जैसे कि मैं लेने लगा हूँ 1 और ए और साथ 1 और बी। ये जौन सा है इसका सबसेट है। और सबसेट का जौन सा कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको 3.1 में डिटेल से बता दिया था कि इस सेट्स में से कोई भी एलिमेंट लें वो उस सेट का सबसेट होता है। अब ये जो सबसेट है इसको कहा जाता है रिलेशन। अब इससे नेक्स्ट, द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। द डोमेन ऑफ एनी रिलेशन आर इज डिनोटेड एज DOM और आर। यानी कि ये जो रिलेशन आया है इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है ये वाला, इसको कहा जाता है डोमेन। और इसको लिखा कैसे जाता है DOM। और इसको अगर मैंने आर का नाम दिया है तो DOM R। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 1 और फिर क्या है 1, रिपीट नहीं लिखते, अगर सेम आए तो उसको एक दफ़ा लिखते हैं। ये है डोमेन। अब इससे नेक्स्ट, द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको कहा जाता है इसकी
रेंज। तो जो सेकंड एलिमेंट है वो है ए और बी, वो मैंने लिख ली है RANGE। रेंज किसकी इक्वल आई है मेरी, ए और बी के। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूँ। वो कह रहा है ये एक सेट दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस की जो नीचे रिलेशंस दिए हुए हैं ना 1 2 3 4, इन रिलेशंस को फाइंड करना है। उसने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई का ज़रा भी जिक्र नहीं किया, लेकिन रिलेशन की बात की है। और मुझे अगर रिलेशन का पता होगा फिर ही मैं ये क्वेश्चन कर सकूंगा, क्योंकि रिलेशन जोन से वो मल्टीप्लाई का सब सेट होता है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे सेट ए की दिया हुआ है ए, तो सबसे पहले मैं इसको ए को ही ए से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं पहले ए वाला जोन सा है इसके एलिमेंट लिख लेता हूँ, वो है 1 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई। फिर क्या है ए, वो है 1 2 3 और 4। अब मल्टीप्लाई करने लगूँ, बड़ा ही आसान है, आपने देखना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट, ये मैं लिख लेता हूँ ए क्रॉस ए। फर्स्ट वाला जोन सा एलिमेंट है, इनको इन चारों से मल्टीप्लाई करना है 1 1। फिर 1 को 2 से करूँगा 1 2। फिर इसके बाद 1 को 3 के साथ लिख दिया है और 1 को 4 के साथ लिख दिया है। 1 को मैंने चारों के साथ लिख दिया है, तो मैं समझूंगा कि 1 का काम ख़त्म हो गया। अब 2 जोन से इसको मैं करूँगा सबके साथ, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2 1। फिर इसके बाद 2, सेकेंड एलिमेंट है 2, वो आ जाएगा 2। फिर 2 और थर्ड एलिमेंट 3, और इसके बाद 2 और थर्ड एलिमेंट 4, वो मैंने लिख दिया है। अब 2 वाला काम भी हो गया है, इसके ऊपर भी क्रॉस। फिर 3 वाला जोन सा ये करना है, ये क्रॉस आपने लगाने नहीं, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इनका काम खत्म हो गया। अब तीसरा एलिमेंट आएगा, वो आ जाएगा 3 1। फिर इसके बाद 3 2, इसके बाद आ जाएगा 3 3 के साथ, और इसके बाद आ जाएगा 3 4 के साथ कोमा। अब 3 का भी मल्टीप्लाई हो गया, 4 जोन से वो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 1। फिर इसके बाद 4 को सेकंड एलिमेंट के साथ, इसके बाद 4 को थर्ड एलिमेंट के साथ, और 4 को फोर्थ एलिमेंट के साथ। चारों मल्टीप्लाई हो गए हैं, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ये मैंने फाइंड किया है ए क्रॉस ए। इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ये लिखा है मैंने सेपरेट। इसमें वो कह रहा है कि एक्स और वाई वो वाले एलिमेंट्स लें जिसमें वाई एक्स के इक्वल होता है। जैसे कि ये देखें, ये 1 और 1 आपस में इक्वल है। मैंने भी आपको बताया है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जोन से एक्स होता है और सेकंड वाला एलिमेंट है वो वाई होता है, ये उसने बताया है यहाँ पे भी। फर्स्ट वाले पार्ट में जोन से इसके आंसर में मैं लिख दूंगा सबसे पहले 1 और 1। फिर इसके बाद और कौन से सेम है, ये देखे 2 2 के इक्वल है, इसके बाद ये है 3 3 के इक्वल है, और ये देखे 4 4 के इक्वल है। ये वाले एलिमेंट जोन से मैं लिख दूंगा 2 2 वाले, और फिर इसके बाद 3 3 वाले, और इसके बाद 4 4 वाले। ये आपस में इक्वल है। अपनी आसानी के लिए इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ आर, और फर्स्ट वाला पार्ट है वो मैं कह देता हूँ R1। अब क्वेश्चन में उसने देखे ये भी कहा हुआ है कि इसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। मैं लिख दूंगा डोमेन किसकी, R1 की। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 4, वो मैंने लिख दिया है 1 2 3 और 4, ये डोमेन आ गई है। अब इसकी क्या फाइंड करनी है, रेंज किसकी, R1 की। सेकेंड वाला एलिमेंट 1 2 3 और 4, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 और 4। ये है इसका आंसर। लेकिन बुक के पीछे इसके जो आंसर में ये जो सबसेट आया है इसका ग्राफ ही बनाया गया है। तो ग्राफ बनाना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में उसने नहीं कहा हुआ है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ मैं कहता हूँ ये है मेरे पास 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4, क्योंकि क्वेश्चन में ए में 4 तक एलिमेंट्स दिए हुए थे, मैंने लिख दिया 4। बिल्कुल ऐसे ही इसको मैं कहता हूँ ये है 1 2, ये है 3 और ये है 4। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब ये क्या है 1 1, यानी कि इस 1 को मैं आगे बढ़ाऊँगा और इस 1 को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये पॉइंट मेरे पास आया है 1 और 1। फिर है 2 2, इस 2 को मैं आगे बढ़ाऊँगा, इस 2 को आगे बढ़ाऊँगा। ये जो पॉइंट आया है ये है मेरे पास ग्राफ में 2 2 3, क्योंकि 3 3 है, 3 को आगे बढ़ाया है और इस 3 को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये पॉइंट आया है 3 3। फिर ये 4 को जोन से मैंने आगे बढ़ाया है और इस 4 को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ये पॉइंट आया है 4 और 4। ये है इसका पार्ट 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट, वो कह रहा है एक्स और वाई के वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें एक्स और वाई को दोनों को मैं ऐड करूँ, जमा करूँ, तो मेरे पास आंसर 5 आए। तो ये देखिए अभी जो फाइंड किया है ए क्रॉस ए, इनमें वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं कि उनको मैं ऐड करूँ 5 आए। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें 1 + 4
ये है 5, फिर इसके बाद 2 + 3 ये है 5, इसके बाद 3 + 2 वो भी है 5, 4 + 1 ये भी है 5। तो ये जो चार हैं इनको मैं लिख लूँगा इसके सेकंड वाले पार्ट में। तो ये मैं लिख लूँगा, फर्स्ट वाला मेरे पास क्या था 1 4, फिर 2 3, ये मैं लिख लेता हूँ पहले 1 4, इसके बाद 2 3, इसके बाद कौन सा है वो ये है 3 2 और 4 1, वो मैंने लिख दिया है 3 2 और 4 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये सेकंड वाला पार्ट है, इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास R2 है। इसको डोमेन रेंज भी फाइंड करनी है, तो मैं लिख लेता हूँ डोमेन R2 वो क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 2 3 4 ये डोमेन है। रेंज कौन सी है R2 की, वो क्या आएगी 4 3 2 1। तो मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ 1 2 3 4, ये है इसका आंसर। अगर आपने ग्राफ में ड्रा करना है 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे ही 1 2 3 और 4, पहला क्या है 1 और 4। तो ये वाली जो सी लाइन है ये एक्स एक्सिस होती है और ये जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस होती है। 1 और 4, इस 1 जो से एक्स एक्सिस को मैं आगे बढ़ाऊँगा और वाई क्या है 4, इसमें मैं वाई एक्सिस को आगे बढ़ाऊँगा। ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मिलता है वो है 1 और 4। फिर है 2 और 3, एक्स है मेरे पास क्या है 2 और वाई क्या है 3। जब इनको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो ये जो पॉइंट मिला है वो है 2 और 3। मैं आपको ये रफ सा समझा रहा हूँ क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में कहा नहीं हुआ, लेकिन बुक में ये इसने आंसर में ये लिखा हुआ है। ये है एक्स 3 और वाई 2, इस 3 को जोन से मैंने आगे बढ़ाया है और इस 2 वाई को मैंने आगे बढ़ाया है। तो ये पॉइंट आया है मेरे पास 3 और 2, फिर है 4 और 1, ये है 1 बाय वाला, और ये है एक्स, ये जो पॉइंट आया है ये है 4 और 1। ये है इसका ग्राफ। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 है, इसमें वो कह रहा है एक्स और वाई के एलिमेंट्स वो ले जिनको मैं आपस में जमा करूँ और मेरा आंसर 5 से छोटा है। तो बिल्कुल आसान है, इसी मल्टीप्ले में मैं देखूंगा। ये देखे 1 + 1 2 जो कि 5 से छोटा है, 1 + 2 3 5 से छोटा है, 1 + 3 4 जो कि 5 से छोटा है, 1 + 4 5, ये 5 के इक्वल है, ये नहीं आएगा। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ये नहीं लेना क्योंकि 5 से छोटे छोटे लेने हैं, ये भी नहीं आएगा। 3 + 1 4 3 2, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं। तो ये जो से मैंने ग्रीन वाले टिक किए हैं ये वाले आएंगे इसके पार्ट नंबर 3 में। वो लिख लेता हूँ मैं 1 1 1 2, यहाँ पे मैं लिख लूँगा अब 1 1 1 2 1 3, इसके बाद 2 1, इसके बाद है 2 और 2, इसके बाद ये है 3 1, वो मैंने लिख लिया यहाँ पे 3 और 1 और ब्रैकेट क्लोज कर दी है। ये वाले हैं, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास R3 है, रिलेशन है। तीसरा पार्ट है R3, जो आप जो मर्जी नाम दे, सिंपल R चाहे नाम देता जाए। तो ये है डोमेन R3, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट ये है 1 2 2 और 3। तो मैं एक दफ़ा लिख लूँगा 2 और एक दफ़ा 3, क्योंकि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको सेट में रिपीट नहीं लिखते, एक दफ़ा लिखते हैं। और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो रेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा रेंज R3 वो क्या है 1 2 3, फिर अगेन आगे है 1 2 1, मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। ये है इसका आंसर। और इसका ग्राफ जो है मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं ड्रा नहीं करूँगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं कि जब एक्स और वाई को मैं जमा करूँ तो मेरा आंसर 5 से बड़ा आए। तो वही कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखूँगा। ये देखें, ये सारे आए थे छोटे, 2 + 3 ये भी 5 के इक्वल है, 2 + 4 ये आता है 6 जो कि 5 से बड़ा है। फिर इसके बाद ये है 3 + 3 जो कि है 6 5 से बड़ा है। 3 + 4 वो होता है 7, 4 + 2 वो होता है 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8। पार्ट नंबर 4 में ये जो रेड टिक वाले हैं इनको मैं लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिए हैं आपके सामने, ये सारे जो उनसे है। अब ये फोर्थ वाला तो अपनी आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास R4 है, ताकि ये मिक्स ना हो। और डोमेन R4 की और रेंज जो सी है वो R4 की लिखनी है। फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 2 3, फिर है 3 4, यानी कि 2 3 4 आ जाएगा, वो मैं लिख लूँगा 2 3 4। ये डोमेन है और रेंज क्या है 4 3, फिर है 4, तो ये है 2। तो जब मैं अरेंज लिखूँगा सबसे पहले मैं लिखूँगा 2, फिर इसके बाद मैं लिखूँगा 3, इसके बाद लिख दूँगा 4, 2 3 4 ब्रैकेट क्लोज। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2।
विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ये जो नीचे दी हुई डायग्राम है इनमें से कौन से है फंक्शन है और कौन सी इसकी टाइप है। तो फंक्शन की सी डेफिनेशन सीखते हैं, इसकी टाइप से इसका कॉन्सेप्ट। तो आपकी बुक पर पेज नंबर 57 पे ये है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। लेट ए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेफिनेशन। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट के ए और बी दो सेट हैं जो कि खाली नहीं है। सच डैट, ये तीन जोन सी एक और एक दो ये प्रॉपर्टी और एक तीन ये, कि अगर कोई सेट इन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। मैं आपको बताता हूँ। एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले तो ये ए क्रॉस बी जोन से है, रिलेशन वाला भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में सारा सीखा है। फिर इसके बाद जो बेसिक चीज़ है वो ये कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल है ए के। और दूसरी बेसिक बात जोन सी है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन। आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। बाद में आपको ये चीज़ मैं दोबारा रीड करवाऊंगा तो देखना फिर क्लियर होगी। सबसे पहले मैं आपको वैसे ज़ुबानी एक मिसाल देता हूँ कि आपके घर में आपका जो कमरा है उसमें जो स्विच बॉक्स है, समझ लीजिए ये स्विच बॉक्स है और इसमें दो बटन लगे हुए हैं, एक ये वाला बटन और एक ये वाला। इस बटन से आपकी कमरे की लाइट ऑन होती है और इस कमरे से आपका जो सा है फ़ैन ऑन ऑफ होता है। तो क्या आप अपने कमरे में ऐसा बटन लिखवाना चाहेंगे जिसका कोई काम ही नहीं है? दो तीन बटन मैंने ऐसे लिखवा दिए जिसका कोई काम नहीं है, इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं ऐसे बटन जो से वो नहीं लिखवाना चाहूँगा। तो एक तो ये बात। दूसरी, क्या आप एक ऐसा बटन लिखवाना चाहेंगे जिसको मैं प्रेस करूँ तो लाइट भी ऑन हो जाए, पंखा भी चल जाए, और इसको बंद करूँ तो लाइट भी बंद हो जाए, पंखा भी बंद हो जाए। तो जब सर्दी होगी मैंने लाइट चलानी होगी तो पंखा भी चल जाएगा। मैं तो ऐसा बटन नहीं लिखवाना चाहूँगा। अब यही एग्जांपल जोन सी है आपके सामने मैं रखने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और बी जोन से है वो मेरे पास एक सेट है ए बी और सी। अब इनके दरमियान जोन से मैं रिलेशन बनाने लगा हूँ कि ये मेरे पास ए वाला है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, और दूसरा जोन से है वो मेरे पास बी जिसके एलिमेंट क्या है ए बी और सी। इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास बी है। अब समझ ले ये दो जोन से हैं वो बटन है। ये एग्जांपल आपने माइंड में रखनी है। ये बटन है, एक बटन से एक काम होना चाहिए, एक बटन से एक काम होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी बटन जोन से है वो फ्री नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब इस लिहाज से आपने जोन सी डेफिनेशन है वो समझनी है। डेफिनेशन में फर्स्ट वाला क्या था, रिलेशन होता है ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है, ये ए क्रॉस बी है। जब ये आपस में मिलेंगे, अगर इनको मैं ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखिए 1 के साथ क्या है ए, तो आ जाएगा 1 ए, और फिर 2 के साथ क्या है बी, वो वैसे ही आ जाएगा। ये असल में मेरे पास ए क्रॉस बी आया है। ये मैंने इसको कहा जाता है मैपिंग। मैंने मैपिंग ड्रा कर ली है, वो ए क्रॉस बी की फॉर्म में ये है। डोमेन ऑफ एफ इक्वल आएगी ए के, ये बात कंफर्म होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बटन जोन से है वो फ्री नहीं होना चाहिए। अब ये जो ए के एलिमेंट्स है ना, इसको कहा जाता है डोमेन। डोमेन में क्या आया है 1 और 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो मैपिंग हो रही है ना इसको कहा जाता है फंक्शन। अब दूसरी कंडीशन पता है क्या है? दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, यानी कि जौन सा फर्स्ट वाला एलिमेंट्स है दोनों पेयर्स का, एक ये पेयर है एक ये पेयर है, किसी भी दो पेयर का सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बटन से दो काम नहीं होने चाहिए। आपने सिंपल ये दो चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली बात क्या कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट जोन से है वो फ्री नहीं होना चाहिए, और किसी भी एलिमेंट से डबल काम नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी बटन फ्री ना हो और किसी भी बटन से डबल काम ना हो, तो फिर ही वो फंक्शन कहलाएगा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है द फंक्शन एफ इज़ आल्सो रिटर्न एज, के फंक्शन को जोन से है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है एफ। इसको रीड कैसे किया जाता है? ये लिखा हुआ है एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब इसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं वो करते हैं। ये देखिए इसकी टाइप्स लिखी हुई हैं इसी पेज पे। फर्स्ट टाइप है इन टू फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन के सबसे पहले फंक्शन हो जो कि ए और बी के दरमियान है, इस सच डैट रेंज कौन सी है वो सबसेट हो बी के। मैं आपको पहले समझाता हूँ बाद में ये बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अभी जो ऊपर लिया है ये सेट है। अब इसमें देखें ये मैपिंग हो रही है, 1 वाले के साथ ए है और सेकंड वाले के साथ बी है। अब इसमें जिस जिस एलिमेंट के साथ वो मिल रहे होते हैं ना, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को कहा जाता है
डोमेन और सेकंड वाले एलिमेंट्स को कहा जाता है रेंज, अभी ऊपर भी बताया है। अब इसमें रेंज क्या आएगी, इसमें रेंज आएगी, देखें ए है सेकंड वाला एलिमेंट, फिर क्या है बी, वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पे मैं सी नहीं लिखूँगा क्योंकि सी जोन से है वो किसी के साथ भी नहीं मिल रहा। अब ये देखिए ये जो रेंज है ये इस बी के अंदर भी है, ए और बी, यानी कि रेंज जोन सी है वो सब सेट है बी की। अगर मेरे पास रेंज जोन सी है वो बी की सबसेट हो तो वो फंक्शन जोन से है वो इनटू फंक्शन होता है। और अगर रेंज जोन सी है वो बी के इक्वल आ जाए वो ऑन टू फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं कोड एलिमेंट ले लेता हूँ 3। अब ये 3 मैं कहता हूँ कि सी के साथ मिल रहा है, फिर इस लिहाज से मेरी रेंज क्या होगी, फिर इस लिहाज से मेरी रेंज देखी होगी ए बी और सी, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट से मिल रहे हैं। तो ये आ जाएगा ए बी और सी। अब ये देखें ये बी के इक्वल है, जब इक्वल हो ना फिर होता है ऑन टू फंक्शन। अब इसकी जोन सी थर्ड वाली है वो देखें, पहले सेकंड वाली जोन सी है वो मैं बाद में एडिट करवाता हूँ। थर्ड वाली देखें, ऑन टू क्या है कि फंक्शन है एफ ए से बी ये सच डैट अगर रेंज जोन सी है वो बी के इक्वल आ जाए, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी है कि अगर बी के वो इक्वल आ जाए तो फिर वो फंक्शन जोन सा वो होगा ऑन टू फंक्शन। बहुत आसान है लेकिन आपने इनको मिक्स अप नहीं करना, कॉन्सेप्ट जोन सा है वो देखना है। अगर सबसेट हो वो इनटू फंक्शन होता है, अगर इक्वल आ जाए रेंज तो फिर वो ऑन टू फंक्शन होता है। अब सेकंड वाली क्या है, वन वन फंक्शन नाम से शो हो रहा है वन वन, यानी कि एक के साथ एक एलिमेंट मिल रहा है, एक के साथ एक एलिमेंट मिल रहा है। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इनटू बी इज सच दैट सेकंड एलिमेंट्स ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ दोबारा ना मिल रहा हो। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि ये वन जोन से है वो ए के साथ मिल रहा है, ये टू जोन से है वो बी के साथ मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी और एलिमेंट नहीं है, एक के साथ एक ही एलिमेंट मिल रहा हो उसको कहा जाता है वन वन फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट जोन सा है, इसकी डेफिनेशन नंबर 4 है कि अगर कोई फंक्शन जोन सा है वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट नंबर 1 जोन सा वो ये है, ये देखें वन के साथ ए मिल रहा है और वन के साथ बी मिल रहा है। आप सबसे पहले अपने माइंड में लाएं कि एक बटन से एक काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक बटन से एक ये काम हो रहा है और एक बटन से एक ये काम हो रहा है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है, फंक्शन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, के ये जो सा फंक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। इसमें ये देखें एक बटन से एक काम हो रहा है, एक बटन से एक ही काम हो रहा है और कोई भी बटन फ्री नहीं है, यानी कि ये फंक्शन तो है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा रिप्रेजेंट अ फंक्शन के ये फंक्शन तो है। अब इसकी कौन सी टाइप है ये देखें, एक एक सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल रहा है, ए जोन से 1 से मिल रहा है, बी जोन से वो 3 से मिल रहा है और सी जोन से वो 5 से मिल रहा है। ये वन वन फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे कोई एलिमेंट फ्री पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, यानी कि इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आएगी 1 3 5, जो कि इस पूरे सेट के ही इक्वल है। अगर इक्वल आ जाए रेंज उस सेट के तो वो क्या होता है, वो होता है ऑन टू। और अभी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये देखिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ कि अगर कोई फंक्शन जो से है वो वन वन है और ऑन टू है तो वो क्या होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसके आंसर में साथ ये भी आएगा कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए वन ए के साथ मिल रहा है, टू बी के साथ मिल रहा है, थ्री जोन है वो सी के साथ मिल रहा है। एक एक के साथ ही मिल रहे हैं, कोई बटन फ्री नहीं है और एक बटन से दो काम नहीं हो रहे। तो सबसे पहले ये फंक्शन है। अब एक एक ही मिल रहा है तो ये वन वन फंक्शन है, कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं है तो ये ऑन टू भी है। तो वन वन हो और ऑन टू भी हो तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। थर्ड वाले का ये है आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन सा फोर्थ वाला, ये देखिए वन एक्स और एम के साथ भी एक्स है। अब आपने कन्फ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि भी सारा आप कह रहे हैं कि एक बटन से एक काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वन जोन से वो एक्स के साथ भी मिल रहा है, एम जोन से एक्स के साथ मिल रहा है। मैंने ये कहा था कि यहाँ पे एक बटन से दो काम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे चाहे जितने मर्जी हो, यहाँ पे ये अगर मिक्स मिक्स हो गया है तो सबसे पहले ये रिप्रेजेंट अ फंक्शन।
अब इसमें देखें इसकी रेंज क्या है, रेंज है एक्स और फिर है जेड। अब इसमें वाई भी है, ये है एक्स वाई और जेड। बी वाला जोन सा है वो ये एलिमेंट है और ये उसकी रेंज है। देखिए रेंज जोन सी है इसकी सबसेट है, जब सबसेट होगी तो वो होती है इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपल कि ये फंक्शन जोन से है वो इनटू फंक्शन है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 3 जोन से वो करते हैं। जी ऑफ एक्स एक दिया हुआ है और एच ऑफ एक्स जोन से है, ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं इसके ये पार्ट फाइंड करो। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट जोन से ये सॉल्व करते हैं। तो मैंने ये जी ऑफ एक्स जोन से है वो मैंने फंक्शन लिख लिया है। अब मैंने एच वाला नहीं अभी लिखा, फर्स्ट पार्ट मैंने जी वाला ही क्यों लिखा है, क्योंकि उसने जी ऑफ ज़ीरो कहा हुआ है, एच वाला उसने कहा ही नहीं है, इसलिए मैंने जी वाला जोन से है वो मैंने फंक्शन नीचे लिखी है। अब ये देखें ये है जी ऑफ एक्स और ये है जी ऑफ ज़ीरो, यानी कि मैंने चेंजिंग किया है, एक्स की जगह किया है ज़ीरो, सिंपल। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा पुट एक्स इक्वल ज़ीरो। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की जगह ज़ीरो इक्वल थ्री, एक्स की जगह क्या पुट किया है ज़ीरो प्लस टू, थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो वो आ जाएगा ज़ीरो प्लस टू। ज़ीरो प्लस टू क्या होता है टू। ये है जी ऑफ ज़ीरो, उसका यही क्वेश्चन था, ये फाइंड करे तो इसका आंसर आया है टू। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, वो है जी ऑफ माइनस थ्री। सबसे पहले इसकी जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें मैं जी वाला फंक्शन लिख लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ। ये देखें एक्स की जगह पे क्या है थ्री, तो माइनस थ्री, तो मैं पुट कर दूंगा एक्स इक्वल माइनस थ्री। तो इस एक्स की जगह आ जाएगा जी ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री, एक्स की जगह क्या आ जाएगा माइनस थ्री, ये प्लस टू, वैसे ही थ्री मल्टीप्लाई थ्री वो आ जाएगा माइनस नाइन प्लस टू जो कि आ जाएगा माइनस सेवन। ये मेरे पास आंसर है जी ऑफ माइनस थ्री का, आपके सामने है। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें एक्स की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं, एक्स की जगह पे आ जाएगा ये टू ओवर थ्री, वो मैंने लिख लिया है पुट एक्स इक्वल टू ओवर थ्री। इसमें मैं पुट करता हूँ, अब जी ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा टू ऑफ थ्री इज इक्वल टू थ्री, और एक्स एक्स की जगह भी आ जाएगा टू ओवर थ्री प्लस टू। ये थ्री थ्री से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा टू प्लस, और ये टू वैसे ही टू प्लस टू तो वो आ जाएगा फोर। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 4 एच ऑफ वन। अब देखिए जी नहीं लिखा हुआ एच वाला लिखा हुआ है, तो इसके फोर्थ वाले पार्ट में ये जो एच वाला फंक्शन है मैं वो लिखूँगा, एच ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स स्केयर प्लस वन। एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह पे है वन, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट एक्स इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ पे आ जाएगा एच ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन का स्केयर प्लस वन। वन का स्केयर क्या होता है वन प्लस वन, तो वो आ जाएगा टू। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका फाइव वाला पार्ट करते हैं। ये मैंने एच ऑफ एक्स लिख लिया है और एक्स की जगह पे क्या है माइनस फोर, वो मैंने पुट कर दिया है एक्स इज़ इक्वल टू माइनस फोर। तो इसमें जहाँ जहाँ भी एक्स है उसकी जगह पे आ जाएगा माइनस फोर, एक्स की जगह पे माइनस फोर का स्केयर प्लस वन। माइनस फोर का स्केयर होता है सिक्सटीन प्लस वन जो कि इक्वल आ जाता है सेवनटीन के। ये है इसका आंसर। अब इसके नेक्स्ट इसका जो सिक्स वाला पार्ट है, इसमें मैं एक्स की जगह पे ये माइनस वन ओवर टू पुट कर दूंगा। ये आ जाएगा एच इंटू माइनस वन ओवर टू इक्वल एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस वन ओवर टू, इसका स्केयर वैसे ही और प्लस वन वैसे ही। फिर माइनस का जो सा स्केयर है वो होता है प्लस, वन का स्केयर वन ही होता है और टू का स्केयर होता है फोर प्लस वन वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट जो से है मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ, लेफ्ट साइड पे एच ऑफ माइनस वन ओवर टू वैसे ही इज इक्वल टू वन के डिनोमिनेटर में है फोर और इस वन के डिनोमिनेटर में है वन। मैंने एलसीएम लिया है फोर के लिहाज से, ये देखिए वन है वैसे ही प्लस वन के डिनोमिनेटर में वन है फोर नहीं है, तो ये फोर इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन मल्टीप्लाई फोर वो रहेगा फोर, वन प्लस फोर वो रहेगा फाइव और फोर वैसे ही। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। गिवन डैट के गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये है मैं लिख लेता हूँ एफ, इसके सोल्यूशन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस वन, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट नंबर के, ए और बी जो से वो कॉन्स्टेंट नंबर हैं। इफ़ ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ थ्री इक्वल है एट के और एफ ऑफ सिक्स इक्वल है फोर्टीन के, फिर वो कह रहा है ए और बी जो से है ये मैंने फाइंड करने हैं।
तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है एफ ऑफ 3 इक्वल है 8 के और एफ ऑफ 6 जोन से वो इक्वल है 14 के। मैंने ये लिख लिया है। अब इसको देख के मैं इक्वेशन नंबर 1 से जब कंपेयर करूँगा, ये देखे एफ के और 3 जोन से एक्स के, यानी कि एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, 3 पुट एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जहाँ जो एक्स है वहाँ पे 3 इज इक्वल टू ए की जगह, सॉरी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 3, तो वो आ जाएगा 3a प्लस बी वैसे ही और प्लस 1 वैसे ही। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा गिवन कि एफ ऑफ 3 जोन से है वो तो 8 के इक्वल है, कि एफ ऑफ 3 जोन से है वो 8 के इक्वल है। तो इस एफ ऑफ 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। ये प्लस 1 ना इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। 3a प्लस बी, 8 माइनस 1 वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 इज इक्वल टू, बाकी क्या रह जाएगा 3a प्लस बी, 3a प्लस बी। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 वाले जो सी है वो आगे लिखी हुई है। अब इसके बाद ये भी गिवन है कि एफ ऑफ 6 जो से है वो है 14 के। तो यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे अब मैंने क्या पुट करना है, 6। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो ये देखें x की जगह पे क्या आ जाएगा 6, एफ ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर अगेन गिवन है कि एफ ऑफ 6 जो से है वो इक्वल है, ये है 14 के। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 14। तो ये क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस 1। ये प्लस 1 है इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। 14 माइनस 1 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। इसको मैं कह दूँ कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने ए और बी फाइंड करना है। ये देखें, ये है बी प्लस का और ये भी है बी प्लस का। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को मैं नेगेटिव करूँगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ए रह जाएगा, वो मेरे पास फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 3। मैं नेगेटिव करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले 13 इज इक्वल टू 6a प्लस बी। इक्वेशन नंबर 3 जो सी है ये मैंने लिख लिया है। अब ये लिखूँगा 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी, वो मैंने लिख लिया है 7 इज इक्वल टू 3a प्लस बी। अब जब मैं नेगेटिव करता हूँ तो नेगेटिव के लिए जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं, प्लस क्या तो माइनस में, प्लस क्या तो माइनस में, प्लस क्या तो माइनस में। 13 माइनस 7 तो वो आता है 6 इक्वल 6 माइनस 3 वो आ जाएगा 3। और ए जो से वैसे ही ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ए। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो 2 इक्वल आया है ए के। ए और बी फाइंड करना था तो ये देखें ए मेरे पास आ गया है। अब इस ए को चाहे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर ले चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर ले, आपके पास बी का आंसर आ जाएगा। मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, पुट ए इक्वल टू इन इक्वेशन 2। तो ये देखिए ये है 7 इक्वल 3a प्लस बी। 7 इज इक्वल टू 3, ए की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस बी। 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 6 और प्लस बी। प्लस 6 से इधर आएगा -6। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू बी। तो 7 माइनस 6 होता है 1 इक्वल है बी के। ये मेरे पास आंसर आ गया है बी का भी और ए का भी, यही मैंने फाइंड करना था। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5, बिल्कुल 4 की तरह है कि जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, ए और बी फाइंड करने हैं, जबकि जी ऑफ -1 है 0 की इक्वल और जी ऑफ 2 जोन है वो 10 की इक्वल। तो सबसे पहले स्पीड से मैं इनको लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख लिया है। जब इनको मैं आपस में कंपेयर करूँगा तो ये देखें एक्स की जगह क्या है -1, यहाँ मैं लिखूँगा पुट एक्स इक्वल -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आ जाएगा -1। इस एक्स की जगह पे आ जाएगा -1 तो वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा -a प्लस बी प्लस 5। अब जी ऑफ -1 किसके इक्वल है 0 के, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है गिवन जी ऑफ -1 इज़ इक्वल है 0 के। इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू -a प्लस बी प्लस 5। ये प्लस का 5 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 5।
तो ये हो जाएगा -5 इज़ इक्वल टू -a प्लस बी। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब 2 है और जी ऑफ एक्स है, तो यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2। मैं पुट करता हूँ एक्स इज़ इक्वल टू इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में इस एक्स की जगह और इस एक्स की जगह आ जाएगा 2, तो मैं लिख लेता हूँ जी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2a। ये देखें एक्स की जगह आ जाएगा 2, 2 मल्टीप्लाई ए वो आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5 वैसे ही, प्लस बी प्लस 5 वैसे ही। अब गिवन जी ऑफ 2 इक्वल है 10 के, वो मैं लिखूँगा कि जी ऑफ 2 इक्वल है 10 के। इस वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा जी ऑफ 2 की जगह पे 10, वो आ जाएगी 10 इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस 5। ये प्लस 5 है, उस तरफ जाके हो जाएगा -5। 10 माइनस 5 इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। 10 माइनस 5 5 इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। इसको मैं कहता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब दोबारा देखिएगा, ये वाला बी जोन से है ये भी प्लस का है, और इक्वेशन नंबर 2 में ये बी जोन से है ये भी प्लस का है। अगर इस इक्वेशन 2 को मैं इक्वेशन 3 में से नेगेटिव कर दूंगा तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास ए का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसमें से इक्वेशन 2 नेगेटिव करूँगा। ये है इक्वेशन नंबर 3 जो कि है 5 इक्वल 2a प्लस बी, और इक्वेशन 2 है -5 इक्वल -a प्लस बी। ये आ जाएगी -5 इक्वल -a प्लस बी। जब नेगेटिव किए जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में, और ये प्लस वाला माइनस। +5 और +5 वो आ जाएगा 10 इक्वल 2a प्लस 1a, वो आ जाएगा 3a प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 इज़ इक्वल टू 3a। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। ये मेरे पास आंसर आ गया है ए का। अब इस ए के आंसर को चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लूँ, चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पुट करता हूँ जो कि है -5 इक्वल -a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट a इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 2, जो कि थी -5 इक्वल -a प्लस बी। माइनस ए की जगह आ जाएगा 10/3 प्लस बी जोन से है वैसे ही। ये माइनस का है, उस तरफ जाएगा वो रहेगा +5 माइनस वैसे ही प्लस 10/3 इक्वल बी। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में है 3। 3 के लिहाज से मैं एलसीएम लूँगा। ये 3 जोन से है, इस तरफ 5 -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आ जाएगा -15 प्लस 10 के डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 10 जोन से वैसे ही आ जाएगा इक्वल बी। -15 प्लस 10 वो आता है -5, डिनोमिनेटर में 3 वैसे ही इक्वल है बी के। ये है इसके बी का आंसर और ये है ए का आंसर, यही फाइंड करना था। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय, कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। इससे नेक्स्ट है इफ़ f ऑफ x इक्वल है 32। ये भी गिवन है कि अगर f ऑफ x इक्वल है 32 के, फाइंड द x वैल्यू। तो फिर x की जोन सी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप जब ये क्वेश्चन को देखेंगे तो ये देखिए ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है। तो ऐसा समझ ले कि इस f ऑफ x की वैल्यू को जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो फिर मेरे पास आ जाएगा 32 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 1 वैसे ही। ये प्लस 1 इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा -1। 32 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 5x। 32 माइनस 1 वो आता है 31 इज़ इक्वल टू 5x। 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 5, और x जोन से है वैसे ही। ये है इसका आंसर, लेकिन बुक के पीछे जोन से है, बुक के पीछे आंसर है 6, और 6 जोन से है तब आएगा अगर आपका क्वेश्चन जोन से है उसमें इस 1 की जगह पे अगर 2 हो तो फिर आपका आंसर आएगा। यानी कि अगर इस 1 की जगह मैं रेज करके लिख दूँ ना 2, बाकी सारा मैं यही करूँ, इस 1 की जगह भी आ जाएगा 2, ये +2 है, उस तरफ जाके हो जाएगा -2। 32 -2, 32 -2 क्या आता है, वो आता है 30। 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 टाइम 5 और 5 6 टाइम 30,
तो फिर आ जाएगा 6 इक्वल एक्स। ये है इसका आंसर। अगर आपने बुक के पीछे के लिहाज से करना है तो ये है। फिर क्वेश्चन में इस 1 की जगह 2 आता है, फिर आप अपना क्वेश्चन वन से है वो करेक्ट कर लें। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट है कंसीडर द फंक्शन। ये फ़र्ज़ किया ये एक फंक्शन है, वो मैं लिख लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल है सी एक्स स्केयर प्लस डी। इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 1, वेयर सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट नंबर। सी और डी जो से वो कॉन्स्टेंट नंबर है। इफ़ एफ ऑफ 1 इक्वल है 6 के और एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के। ये भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो से है उस जैसे हैं, सिर्फ वहाँ पे ए और बी थे, यहाँ पे सी और डी आ गया। ये मैंने लिख लिया, उसने इसमें कहा हुआ है सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो ये देखें इस एक्स की जगह पे क्या है, एक्स की जगह है 1। मैं लिख लूँगा पुट एक्स इक्वल 1। फिर एक्स की जगह 1 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू सी, एक्स की जगह 1 का स्केयर प्लस डी। 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी एफ ऑफ 1। अब गिवन गिवन क्या है कि एफ ऑफ 1 जो है वो तो 6 के इक्वल है, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह आ जाएगा 6 इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। इसको मैंने कह दिया है कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब एफ ऑफ -2 दिया हुआ है, यानी कि एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -2। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक्स की जगह मैंने -2 पुट किया है इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ एक्स की जगह पे आ जाएगा -2। एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू सी -2 का स्केयर प्लस डी। ये एफ ऑफ -2 वैसे ही -2 का स्केयर जोन सा है वो होता है +4 सी, और प्लस डी जोन सा है वैसे ही। अब गिवन क्या गिवन है वो है एफ ऑफ -2 इक्वल है 10 के, तो मैं कह देता हूँ गिवन एफ ऑफ -2 इज़ इक्वल टू 10। ये एफ ऑफ -2 की ये वैल्यू आ जाएगी 10 इज़ इक्वल टू 4c प्लस डी। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये है प्लस डी और ये है प्लस डी। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से नेगेटिव करूँगा तो मेरे पास सी का आंसर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्राम इक्वेशन 3। अब मैं इक्वेशन 3 जोन से वो लिखता हूँ, ये है 10 इज़ इक्वल टू 4c प्लस डी, और इक्वेशन 2 जोन सी है ये है 6 इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। 6 इक्वल सी प्लस डी। जब नेगेटिव करते हैं साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। 10 -6 बढ़ेगा 4 इज इक्वल टू 4 -1 बढ़ेगा 3c, और प्लस और माइनस कैंसिल। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 4/3 इक्वल है सी। ये मेरे पास सी का आंसर आ गया। इस सी के आंसर को चाहे मैं क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर लूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लूँ, सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करता हूँ जो कि है 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा पुट सी इज इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो वो थी 6 इज इक्वल टू सी प्लस डी। सी की जगह ये आ जाएगा प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस। 6 माइनस 4/3 इक्वल डी। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो ये 3 जो से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 18, माइनस 4 के डिनोमिनेटर में 3 है तो 4 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू डी। 18 माइनस 4 वो क्या आ जाएगा मेरे पास 14 डिवाइडेड बाई 3 वैसे ही, और ये डी, ये इसका आंसर है, ये डी है और ये है सी। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 3.3 कंप्लीट कर ली हुई है। अब इसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।